हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। देखो, बात करें अगर क्लास 12 के केमिस्ट्री की तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज इसका पार्ट सेकंड है जिसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चन होंगे। ये 50 क्वेश्चन आपके लिए जो है कि इंपॉर्टेंट भी हैं और सफिशियंट भी हैं, क्योंकि इसके साथ साथ हम लोग उसके आंसर में एक डिटेल एनालिसिस भी देख रहे हैं जो कि उसके आसपास के क्वेश्चन और चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पॉइंट्स हैं उसको भी वहाँ से हम लोग कवर कर रहे हैं। देखो, आपको ये बात पता होगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके एग्जाम में 9 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कि आपके यहाँ से आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपके लिए। यहाँ से आप जो है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देख लिया था। देखो, 25 क्वेश्चन तक तो कंप्लीट हो गए हैं। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 26 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मेजर एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर कन्वेंशनल बैटरीज इज। कह रहा है कि क्या मेजर एडवांटेज है फ्यूल सेल्स का ओवर कन्वेंशनल बैटरीज पे। जैसे पहले हम लोग बैटरीज वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी हम लोग फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आखिर क्या इसका एडवांटेज है इस्तेमाल करने का। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर को खुद से पहले मार्क करिए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई इफ फ्यूल इज अवेलेबल। देखो, ये जो कन्वेंशनल बैटरीज हैं इनका प्रॉब्लम क्या था कि कन्वेंशनल बैटरी मतलब कि पुरानी बैटरीज एक तरीके से, इनका प्रॉब्लम क्या था कि जैसे इनका पावर ज़्यादा रहेगा, बैटरी अगर नया रहेगा, जैसे पुराने सेल वगैरह आप देख लो, ठीक है ना, जैसे घड़ी वगैरह में जो छोटे वाले सेल इस्तेमाल होते हैं उनको ही, इनकी ही बात हो रही है। उनमें क्या होता है कि जैसे जब वो नया सेल रहेगा तब तक तो खूब पावर सप्लाई करेगा और खूब अच्छे से काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी बैटरी डाउन होती है उसका परफॉर्मेंस भी डाउन होते जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी कन्वेंशनल बैटरीज वगैरह में। लेकिन जो फ्यूल सेल्स हैं उनमें अच्छी चीज़ क्या है कि वो कंटिन्यू पावर सप्लाई करेंगे, मतलब जैसा जितना वो पावर सप्लाई स्टार्टिंग में कर रहे थे, अगर फ्यूल कम हो जाएगा तब भी वो उतना ही सप्लाई करेंगे, लेकिन फ्यूल खत्म होने के बाद वो कोई भी पावर सप्लाई नहीं करेंगे। राइट, तो ये एक जो है कि प्लस पॉइंट है हम लोग जो है कि फ्यूल सेल इस्तेमाल करने का। देखो, यहाँ पर मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अनलाइक बैटरीज फ्यूल सेल्स डोंट गेट एग्जॉस्टेड। मतलब बैटरीज वगैरह की तरह जो फ्यूल सेल है वो एग्जॉस्ट नहीं होता है, मतलब उसका पावर कम नहीं होता है। दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट आर फेड। वो तब तक कंटिन्यूअसली आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जब तक कि उसके अंदर फ्यूल है। राइट, जैसे कि जनरेटर वगैरह आप देख सकते हो, यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट, सबमरीन्स एंड फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये सारी जो बैटरीज है उसका हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं आजकल, स्पेस क्राफ्ट में कर रहे हैं, सबमरीन्स में कर रहे हैं और फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इसका इस्तेमाल होना है। राइट, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास कोरोजन नेचर से। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब कि आयरन की जो रस्टिंग होती है, जैसे लोहे पर जो जंग लगना होता है, वो इसमें से कौन से कोरोजन का एग्जांपल है। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का एग्जांपल है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा होता है, और जहाँ पर इस तरीके का जो है कि कोरोजन होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कहते हैं। देखो, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं जरा। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एट एनोड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर, एंड रिडक्शन एट कैथोड, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस तरीके का जो जहां पे भी कोरोजन होगा या इस तरीके के रिएक्शन होंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही कहते हैं। राइट, ऑन द मेटल सर्फेस। नाउ, अब होता कैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। देखो, Fe ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2+ में। राइट, Fe क्या करता है, देखो Fe अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और ये शो कर देते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो Fe ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2+ में, और विच देन फॉर्म्स हाइड्रेटेड Fe2O3। और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो अब इसके पास हो गई इलेक्ट्रॉनों की कमी, और अब ये जाता है किसके पास, मॉइस्ट एयर के पास। राइट, और मॉइस्ट एयर के साथ मिल करके ये बनाता है क्या, Fe2O3, और इनटू अब जितने भी मात्रा में इसको H2O मिल जाए वहाँ पे वो उससे क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, और यही हमारा क्या होता है, रस्ट होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस एक साथ हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। सेम बातें यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को आप अपने लिए पढ़ सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास एनोडिक रिएक्शन इन रस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन एनोडिक रिएक्शन इज। जब आयरन की रस्टिंग हो रही होती है उस टाइम पे एनोडिक रिएक्शन क्या हो रहा होता है, मतलब एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है। राइट, देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा। देखो, क्या होता है कि एनोडिक रिएक्शन में, एनोडिक जो रिएक्शन होता है उसके ऊपर क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज होता है। राइट, ये क्या होता है, आयरन हमारा ऑक्सीडाइज होता है एनोडिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो अब होता क्या है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, आप सभी लोगों को पता है कि जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपने आप को बना देता है क्या, Fe2+ और प्लस वहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यही वाला रिएक्शन आपको देखने को मिलता है कहां पर सर, एनोडिक साइट पर, या फिर कह सकते हो एनोड।
इस चीज का एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि एट एनोड साइट आयरन ऑक्सीडाइजेस टू Fe2+ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। एनोडिक साइट पे मतलब एनोड पे क्या करता है, आयरन जो है कि ऑक्सीडाइज होता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने आप को Fe2+ बनाता है और रिलीज कर देता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को, और सेम ये वाला रिएक्शन वहां पर हो जाता है। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल टू द कैथोडिक एरियाज। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये कैथोडिक एरियाज में जाते हैं और वेयर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, और जहां पर ऑक्सीजन क्या होता है सर, रिड्यूस होता है। नाउ दस कोरोजन इज अ मिनी गैल्वेनिक प्रोसेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो गया कि किस प्रोसेस को मिनी गैल्वेनिक प्रोसेस कहते हैं, तो कोरोजन को ही कहते हैं। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे कि ये एक प्रकार का क्या है, ये गैल्वेनिक रिएक्शन ही तो है, गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन ऐसे ही होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन से क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रिवेंट्स रस्टिंग इफेक्टिवली। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो रस्टिंग को इफेक्टिवली जो है कि रोक सकता है या प्रिवेंट कर सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप इसको देखो और आंसर मार्क करो। अब देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो अगर आपको कोरोजन से किसी को भी बचाना है या रस्टिंग से बचाना है तो आप उसको पेंटिंग या फिर ग्रीसिंग कर सकते हो, राइट, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, लाइक उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर सकते हो, ठीक है, कैथोडिक उसका प्रोटेक्शन कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर आपको किसी भी मेटल को या फिर किसी को भी रस्टिंग से इफिशियंटली अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप ये तीनों काम वहाँ पर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे इस चीज का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि कोरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय। कोरोजन को हम लोग किस किस चीज से कंट्रोल कर सकते हैं, पेंटिंग या फिर ऑयलिंग से, राइट, गैल्वेनाइजेशन से या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन से। अब कैथोडिक प्रोटेक्शन यहाँ पर आप लिखा हुआ है, इस चीज को पढ़ लीजिए जरा, कि कनेक्टिंग आयरन टू अ मोर एक्टिव मेटल लाइक Mg और ये सब चीजें। तो अगर ये आप कर पाते हो तो फिर वहां पर आप रस्टिंग को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो सेम चीजें यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं और यहाँ से जो है कि आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ईएमएफ कैलकुलेशन से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि फॉर अ सेल, जैसे कि एक सेल रिएक्शन है जिसमें जिंक का और कॉपर का जो है कि सेल रिएक्शन दिखाया गया है, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट हैपेंस टू ईएमएफ कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सेल, राइट। क्या होता है ईएमएफ पे एक स्टैंडर्ड सेल से अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ईएमएफ डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल क्या किस लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए कि वहां पर हम डिक्रीज या इंक्रीज जो है कि बता सकते हैं, राइट। देखो इसका जो पहले करेक्ट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज, बट इस चीज को कैसे है कैसे नहीं है वो चीज हम लोग जो है कि एक्सप्लेनेशन में समझेंगे, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बाय नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन ये होता है, आप सभी लोगों को पता है, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। यहाँ पर लॉग क्यू जो होता है, ये जो क्यू है ये किसको डिनोट करेगा, जो हमारे पास जो है कि क्या है, आयंस हैं, कंसनट्रेटेड जो उनका कंसंट्रेशन है। तो आयन जहाँ पर जिंक 2+ का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ का कंसंट्रेशन, ये आई होप आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया होगा। तो जिंक 2+ का कंसंट्रेशन और अपॉन क्या, Cu2+ का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। अब देखो जिंक का और इसका जो है कि कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, जिंक के कंसंट्रेशन कितना है 0.01, तो अगर मैं यहाँ से क्यू निकालूं तो जिंक का कितना हो जाएगा सर, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है इसका, और अपॉन इसका कितना है सर, इसका जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितना 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो कितना हो जाएगा 1 मोलर। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी अगर 100 से करता हूँ तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 100, राइट। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.0, ठीक है, 001 एक तरीके से। तो ये वाली वैल्यू इसका आगे यहाँ पर, तो ये क्या है, अब इसको जरा यहाँ पर देखो समझो। अब देखो यहाँ पर हमारा जो है कि क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, राइट, तो लॉग क्यू का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, राइट। अभी देखो अभी हम लोगों ने क्यू की वैल्यू कितनी निकाली, 0.001, राइट, ये निकला था। तो क्यू का वैल्यू क्या है, वो लेस देन 1 है, 1 से कम है ये वाली वैल्यू, राइट। ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि 0.001 जो है वो 1 से क्या है, कम है। और जब वैल्यू 1 से कम होती है तो लॉग क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है, मतलब उसकी लॉग क्यू की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। इस कंडीशन में जो हमारा ईएमएफ होता है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, राइट। ई इज ग्रेटर देन क्या, ई नॉट, इस कंडीशन में आप ध्यान रखना। तो एक चीज आप हमेशा देख लेना, क्यू की वैल्यू निकाल दो, अगर क्यू की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, अगर 1 से कम आ रहा है तो आप समझ लो कि वहां पर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ई नॉट से क्या होगा सर, ज्यादा होगा, राइट। यही चीज यहाँ पर बता रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि हेंस ईएमएफ बिकम्स ग्रेटर देन स्टैंडर्ड वैल्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको नहीं पढ़े होगे तो यहाँ से समझ लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, राइट। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस में कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, हमें रिक्वायर्ड होगा टू लिबरेट, बाहर निकालने के लिए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हमको बाहर निकालना है तो हमको कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोवाइड करना होगा उस इलेक्ट्रोलिसिस में। यहाँ पर ऑप्शन है, आप सही आंसर खुद से मार्क करो पहले।
ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96,500 कुलाम्स, राइट। अब ऐसा क्यों है, आ जाओ जरा इस चीज को समझ लेते हैं। देखो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कुलाम्स इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट। जैसे कि वहां पर आपसे ये कह रहा है कि हमको 1 मोल क्या करना है, 1 मोल सब्सटेंस का हमको लिबरेट करना है, राइट। तो 1 मोल सब्सटेंस का अगर आपको लिबरेट करना है, ठीक है, तो आपको 1 फैराडे के बराबर ही जो है कि क्या करनी होगी, एनर्जी वहां पर उसको प्रोवाइड करना होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होगी। अब 1 फैराडे में कितना होता है, कितना कुलाम्ब होता है, तो वो देख लो यहाँ पर। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कुलाम्स, और जो कि इक्वल होता है किसके, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन के। अगर 1 मोल आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इतने कुलाम्ब जो है कि आपको जो है कि क्या करना होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। नाउ एवरी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ओबेज फैराडेज लॉ। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो इसी फैराडे लॉ से चलते भी हैं, राइट। तो ये क्या है लॉ, ये समझ लो। फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो देखो फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ कहता है Q इज इक्वल टू होता है क्या, N इंटू एफ, राइट। Q का मतलब क्या, कितना जो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कि हम लोगों को देना पड़ेगा। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कितने मोल हैं, तो 1 मोल। और फैराडे मतलब फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 96,500। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अल्टीमेटली वही वाली वैल्यू फिर से मिल जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। तो आ रही बात समझ में। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग कितना जो है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना होगा, तो 1 फैराडे के बराबर करना होगा। और 1 फैराडे जो है कि कितने कुलाम के इक्वल होता है, तो वो होता है 96,500 कुलाम्स। ओके सो सेम चीज यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर किसी को हिंदी में समझना है तो वो यहाँ से देख सकता है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि फैराडेज लॉ से ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 30 मिनट थ्रू AgNO3 सोल्यूशन, राइट। देखो 0.5 एम्पियर का जो है कि करंट हम लोग पास कर रहे हैं 30 मिनट तक, किसके थ्रू, AgNO3 एक सोल्यूशन है उसके थ्रू। व्हाट मास ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, तो कितने मास सिल्वर का, मतलब सिल्वर का कितना जो है कि द्रव्यमान डिपॉजिट होगा अगर हम लोग इतने एम्पियर का करंट इतने मिनट तक 30 मिनट तक कंटिन्यूसली अगर हम लोग जो है कि इसको इससे करते हैं, राइट। इसको आप खुद से पहले सॉल्व करो, इसका करेक्ट आंसर मैं फिर आपको बता रहा हूँ। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.62 ग्राम्स, राइट। इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं और अच्छे से आप यहाँ पर समझो। देखो यहाँ पर लिख रहा है कि यूजिंग m इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये बताना हो कि कितना मास डिपॉजिट हुआ है तो m इज इक्वल टू होता है E इंटू आई इंटू टी अपॉन ये 1 फैराडे की वैल्यू कुलाम में, राइट। तो 96,500, राइट। यही वाला फॉर्मूला होता है जिससे हम बता सकते हैं कि अगर करंट ई क्या हो गया हमारा, वो मास हो गया, राइट। मतलब कि क्या मास का मतलब हो गया उसका जो एटॉमिक मास होता है, राइट। एटॉमिक मास होता है ये ई। आई हमारा होता है कि कितना करंट प्रोवाइड किया गया, और टी होता है हमारा टाइम, कितने टाइम तक। और ये हो गया हमारा फैराडे की क्या वैल्यू। इसे हम लोग अगर डिवाइड कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना मास वहां पर जो है कि डिपॉजिट हुआ है। तो आप यहाँ पर देखो जरा, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा 108। अब ई इज इक्वल टू क्या होता है उसका, मतलब कि Ag जो है Ag का जो मॉलिकुलर मास होता है वो कितना होता है 108। तो 108 हो गया। इसका आई कितने टाइम तक उसका जो है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना है 30 मिनट। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्ट किस में, सेकंड में। तो 1800 सेकंड। अब बाकी जो है कि फर्दर इसको हम सारी वैल्यूज को ले जाकर के यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये और ये, तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, इसको आप खुद से कैलकुलेट करो। अगर कैलकुलेट करते हो तो इसका वैल्यू जो है कि 1.6 और 3 या फिर 4 के समथिंग में आएगा। और ऑप्शन आपको वहां पर एक ही इसके नियर अबाउट दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 नंबर ऑफ फैराडेज से है ये। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 0.3 मोल ऑफ Cu इज डिपॉजिटेड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इतने मोल Cu का डिपॉजिट हो रहा है बाय पासिंग अ करंट थ्रू CuSO4 सोल्यूशन। मतलब एक करंट फ्लो किया गया है CuSO4 सोल्यूशन में, तो इतना मोल CuSO4 का जो है कि हो गया डिपॉजिट। कह रहा है कि हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड, कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पर रिक्वायर होगा। तो ये सब तो काफी ईजी क्वेश्चन हो गया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसको आप बहुत ईजिली कर पाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं जरा कैसे। देखो यहां पर आप देखोगे तो जो Cu2+ है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो वहां पर क्या बन रहा है सर, वो Cu बन रहा है, कॉपर बन रहा है। और ऊपर हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि जो Cu है इसका कितना मोल डिपॉजिट हो रहा है, तो 0.3 मोल, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है कॉपर का, वो Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है ना। फॉर 1 मोल Cu 2 फैराडे नीडेड, राइट। अगर ये 1 मोल होता, जैसे यहाँ पर Cu कितना मोल बना, 1 मोल, राइट। तो 1 मोल इसको बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। यानी कि इसको कितने फैराडे की जरूरत पड़ रही है, 2 फैराडे की। जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे की एनर्जी। तो अगर इसको Cu2+ से 1 मोल Cu बनने में इसको 2 फैराडे अगर जो है कि 2 फैराडे एनर्जी की जरूरत पड़ रही है,
तो हम लोगों को कितना मोल चाहिए Cu? 1 मोल तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए कितना सर? 0.3 मोल। तो अगर 1 मोल में 2 फैराड है तो 0.3 मोल में कितना फैराड है? तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? समझ में आ रही बात? तो 0.3 इंटू क्या? 2 फैराड। अब इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 0.60 फैराड जो है कि वहां पर क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल टू बी प्लेटेड इज मेड द, कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है तो उसमें, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है तो उसमें मेटल जिसके ऊपर, जिसको हम लोग को प्लेट करना है, मेटल टू बी प्लेटेड मतलब कि जिस प्लेट के ऊपर हम लोग को मेटल प्राप्त करना होता है, उस प्लेट को हम कहाँ पर रखते हैं? कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट या फिर साल्ट ब्रिज, किस पर रखते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, जिस भी मेटल को हम लोगों को जो है कि मेटल टू बी प्लेटेड मतलब कि जिस धातु पर परत हमको चढ़ाना है, राइट, वो धातु कहाँ पर रखा जाएगा? तो वो कैथोड पर रखा जाएगा। ये आप ध्यान रखना है, राइट। जैसे कि मान लो ये आपका यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है, राइट। तो अगर मान लो कि यहाँ पर आपको जो है कि इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, इस वाले आपको धातु की क्या करनी है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, इस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो वो चीज़ जो है कि कहाँ पर रहेगी? कैथोड पर रहेगी। और जहाँ से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन भेजना है या फिर जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो जो है कि किस पे होगा सर? एनोड पे होगा। ओके, सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि द आर्टिकल टू बी प्लेटेड, जिस आर्टिकल को हम लोगों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, एक्ट एज कैथोड, वो कैथोड की तरह काम करता है। वो रॉड ही जो होता है ना, वो कैथोड उसी का बना ही होता है वो रॉड, जिस मेटल को हम लोगों को जो है कि प्लेट करना होता है। वेयर मेटल आयंस आर रिड्यूस्ड एंड फॉर्म्स अ कोटिंग, राइट। द मेटल रॉड टू सप्लाई आयन एक्ट एज एनोड, और जिस मेटल रॉड को सप्लाई करना होता है आयन को, वो जो आयन की तरह सप्लाई करता है, वो जो है कि एनोड बना होता है, राइट। देखो, तो एनोड वाला क्या करेगा? वो करेगा मेटल रॉड टू सप्लाई आयन, वो आयन को क्या करेगा? सप्लाई करेगा, वो आयन भेजेगा, और वो जो कैथोड के ऊपर रॉड है उसके ऊपर वो जाके सारे आयन क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 जो कि ओवर पोटेंशियल से ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मोर वोल्टेज देन थ्योरेटिकल इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है, मतलब कि वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हम लोगों को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके रखा होता है उससे। देखो, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो उसका एक थ्योरेटिकल वैल्यू होगा कि हम लोग को इतने वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, उसका एक थ्योरेटिकल वैल्यू होगा। बट जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एक्चुअली में उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका आप जो है कि करेक्ट आंसर मार्क करो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस प्रेशर, राइट। इसको जरा डिटेल में आप लोग यहाँ पे समझिए। देखो, ऐसा क्यों होता है? कह रहा है कि द एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल, राइट। ओवर पोटेंशियल होता ही क्या है कि जब हम लोगों ने किसी का भी थ्योरेटिकल एक वैल्यू कैलकुलेट करके रख लिया, राइट, कि उसमें इतने वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, बट अगर उससे ज़्यादा का वोल्टेज रियल में जब हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं और उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर लग रहा है तो हम उसको कहते हैं क्या? ओवर पोटेंशियल। नाउ ये जो अराइज होता है, ये किसके वजह से होता है? अराइजिंग फ्रॉम गैस बबल फॉर्मेशन। गैस का जो बबल फॉर्म होता है उसके वजह से क्या होता है? वहां पर ज्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, और यही चीज जो है कि यहां पर आपसे पूछ रहा है। एंड एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एट इलेक्ट्रोड, इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी। ऑब्वियस सी बात है कि आपने जितना थ्योरेटिकली उसका वैल्यू कैलकुलेट किया उससे ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। तो देखो, वही चीज यहां पर भी लिख रहा है हिंदी में कि इलेक्ट्रोड पर गैस बुलबुले बनने और प्रक्रिया की संक्रियण ऊर्जा के कारण अतिरिक्त वोल्टेज, जिसको ओवर पोटेंशियल कहते हैं, की आवश्यकता होती है, जिससे कुशलता भी क्या होती है सर? घटती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सेल नोटेशन से न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि फॉर अ सेल, ये वाला सेल है Ag और Ag प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर Cu2 प्लस Cu बन रहा है, ये सेल है। कैलकुलेट द क्वालिटेटिव चेंज इन EMF कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सेल, मतलब कि क्या EMF में चेंज आएगा, मतलब E की वैल्यू में क्या चेंज आएगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, मतलब स्टैंडर्ड सेल से वो क्या डेविएट करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है आप पहले खुद से मार्क करो। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी कर लिया। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंक्रीज। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को तो अभी हम लोगों ने ऊपर भी किया है। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर यही वाला रिएक्शन हो रहा है, ये कंप्लीट एक रिएक्शन है। हाफ सेल में ये रिएक्शन हो रहा था, मतलब वहाँ ऊपर लिखा हुआ है हाफ सेल और उसका रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हो क्या रहा है? इसमें आप क्यू की वैल्यू पहले देखो, क्योंकि नॉस्ट इक्वेशन क्या कहता है? नॉस्ट इक्वेशन तो आप लोगों ने देख लिया होगा ऊपर, राइट। यहाँ पे क्या होता है? E इज इक्वल टू E0 माइनस ये लॉग क्यू, यानी कि यहाँ से क्यू की वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? ये दोनों का कंसंट्रेशन, राइट। तो Ag2 प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर आप देख लो पहले। Ag2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.01 मोल। तो 0.01 मोलल का कंसंट्रेशन इसका हो गया, और अपन में Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया? क्या 1 मोलल कंसंट्रेशन हो गया। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? 0.01 मोलल इसका निकल के आएगा, राइट। इसका ये जो Q की वैल्यू है, अब इसके Q की वैल्यू जो है ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया? 1 से कम हो गया, यानी कि Q की वैल्यू हो गई 1 से कम। और ऊपर ही हमने देखा कि जब Q की वैल्यू 1 से कम होती है, राइट, तो जो इसके लॉग Q की वैल्यू होगी वो जो है कि लेस देन होने लगेगी
लगेगी क्या, 0। और इस कंडीशन में जो हमारा ई होता है यानी कि ईएमएफ होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है किससे, ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टैंडर्ड ईएमएफ से ई की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग ने देख लिया, बट फिर भी आप यहाँ पर फिर से देख लो। वही लिख रहा है कि डिक्रीज इन एजी प्लस कंसंट्रेशन एंड स्मॉलर क्यू, यानी कि क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, स्मॉल है, कम है। तो इस कंडीशन में ई हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऊपर भी हम लोगों ने यही चीज़ देख लिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 है कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई नॉट में रिलेशन के बारे में है। 37 कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी ई नॉट एंड एन इज, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। बेसिकली ये आपसे ये जानना चाह रहा है कि एक्चुअली में इसका जो है कि क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट। ओके, सो इस चीज को आप यहां से समझ लो कि थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट, जहां पर नेगेटिव डेल्टा जी की अगर वैल्यू है और पॉजिटिव ई नॉट की वैल्यू है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्वेश्चन तो एक है लेकिन ये दूसरा पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जा रहा है फ्री में, ये ध्यान रखना। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नेगेटिव अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हुई, देखो क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में, कह देगा अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। ध्यान रखना, अगर नेगेटिव हो गया डेल्टा जी की वैल्यू तो वो रिएक्शन कैसा होगा सर, स्पॉन्टेनियस। पूछ देता है अगर ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो क्या होगा, तो अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तब भी वो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो ध्यान रखना, नेगेटिव डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और पॉजिटिव ई नॉट की वैल्यू, इन दोनों कंडीशन में जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा ना। ये किसके लिए यूज होता है, तो यूज टू कनेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जोड़ने वाला इक्वेशन है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास सेल कांस्टेंट से, सेल कांस्टेंट के इज डिफाइंड एज, सेल कांस्टेंट पहले होता है क्या वो हमको जानना है। तो इसका अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा तो आप यहाँ से करेक्ट फॉर्मूला पहले यहाँ से मार्क करो। ओके, तो सेल कांस्टेंट जो होता है के, इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, राइट। इसका सेल कांस्टेंट जो के होता है इज इक्वल टू होता है क्या, एल अपॉन ए। एल क्या होता है हमारा, ये एल जो होता है ये लेंथ होता है और ए जो होता है ये क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, राइट। तो के यानी कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। वही चीज यहाँ पर भी लिखा है, मैंने बता दिया के इज इक्वल टू एल अपॉन ए, वेयर एल डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये डिस्टेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, और ए क्या होता है, एरिया। इट रिलेट्स कंडक्टिविटी कप्पा एंड कंडक्टेंस जी। ये क्या करता है, एक और काम करता है, ये कप्पा और कंडक्टेंस जी को रिलेट भी करता है। जैसे इस फॉर्मूले से रिलेशन होगा, देखो ये कप्पा हो गया हमारा, राइट। कप्पा का मतलब हो गया आपकी जो है कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा इज इक्वल टू हो गया के इंटू जी, जहां पर ये के हमारा क्या हो गया, ये कंडक्टिविटी हो गया, राइट। कंडक्टिविटी सेल कॉन्स्टेंट एक तरीके से। तो ये हमारा हो गया आपका सेल कांस्टेंट और जो है कि कप्पा के बीच में क्या रिलेशन, और यहाँ पर जी हमारा क्या है, कंडक्टेंस है। तो ये भी एक रिलेशन है जो कि कई बार पूछा गया है कि जो कप्पा होता है वो क्या जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप देखो यहाँ पर जो ये सारी चीजें लिखी है ना, इससे आपका एक ही क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास कह रहा है कि कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन से इस क्वेश्चन होगा कि विथ डाइल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 39 है कि जब डाइल्यूशन के साथ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है हमारा कप्पा, इसका वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या फिर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्रीज। देखो कल जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके का किया था, अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप पहले उसको देखो, वहां पर भी बहुत सारी चीजें मैंने बताया आपको। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई, इसकी चीज को समझो। देखो कह रहा है कि ऑन डाइल्यूशन, अगर आपने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसके अंदर पानी डाल के आपने उसको क्या कर दिया, बहुत ज्यादा पतला कर दिया, तो डाइल्यूट अगर आपने कर दिया तो आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंसंट्रेशन होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पहले कंसंट्रेशन ज्यादा था, माने गाढ़ा ज्यादा था पहले सोल्यूशन, लेकिन आपने पानी डाल दिया, बार बार पानी डाल रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन तो अब क्या हो गया सर, कम हो गया। तो पर यूनिट वॉल्यूम में वो हो गया डिक्रीज। तो जब कभी भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो कप्पा भी डिक्रीज होता है, राइट। कप्पा का भी जो है कि क्या होने लगता है, वो भी डिक्रीज, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज। यही हमसे पूछ रहा है। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखोगे, हाउएवर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो कल भी हम लोगों ने देखा था कि डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। देखो डाइल्यूशन अगर आपने बढ़ा दिया, डाइल्यूशन अगर आप बढ़ाते हो तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर जो कप्पा की वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये आपको जो है कि ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन इसमें से हम यूज करेंगे। देखो कभी भी आपको अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात आती है, राइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात आती है तो ये एक ही डील करता है, वो है कोलराउस लॉ, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखो यहाँ पर भी वही बात लिखा है, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, दैट ये जो है कि मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू दिस। ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने कल भी डिटेल में देख लिया था। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर क्या हो जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl एंड CH3COONA। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर मोलर कंडक्टिविटी वगैरह की बात करेगा तो उसको कौन डील करता है, तो वो कोलराउस लॉ से ही डील होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41 है कंडक्टेंस यूनिट से। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज। मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, तो देखो ये तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है और याद भी होगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में इसको पूरा डिटेल में जो है कि क्या कर दिया है, अच्छे से इसको जो है कि सिंप्लीफाई करके बता देगा। देखो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा अपॉन सी, जो कि सी आपका क्या है, कंसंट्रेशन है, वेयर कप्पा इज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का जो है कि जो है कि यूनिट होता है वो क्या होता है, साइमन पर मीटर, और कंसंट्रेशन का जो होता है वो क्या होता है, मोल पर मीटर क्यूब। अब इसको आप जो है कि रख के सिंप्लीफाई करोगे तो जो है कि मोलर कंडक्टिविटी का निकल आएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये याद रख लो। यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चल गया, अगर नहीं याद होगा तो याद भी हो गया, कि कप्पा जो होता है वो मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, साइमन मीटर स्क्वायर, और कंसंट्रेशन का तो आपको पता ही होगा, मोल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से एक एक छोटी छोटी बातें आपकी क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। नाउ इट एक्सप्रेसेस हाउ इफिशिएंटली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन कप्पा जो है कि मोलर कंडक्टिविटी और आपका क्या कंसंट्रेशन, इसके बीच में क्या जो है कि रिलेशन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इसका जो है कि ये तो सीधा सा आपका क्या है, फॉर्मूला है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। ये आपको याद भी होगा, बट देख लेते हैं जरा इसको। देखो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या, कप्पा अपॉन सी, जहां पर कप्पा इज इक्वल टू ये सी हमारा क्या है, जो है कि कंसंट्रेशन है, तो 1000 अपॉन सी, वेयर सी इज इन मोल पर लीटर। और आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो उस कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है सर, इंक्रीज होती है, स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू इंक्रीज्ड आयोनाइजेशन। तो ये सारी बातें तो हो चुकी हैं, हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप पार्ट 1 इसका जरूर देखना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कोलराउस लॉ एप्लीकेशन से क्वेश्चन है। कोलराउस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट। कोलराउस लॉ का इस्तेमाल किसके लिए, हम लोग क्या कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। देखो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोलराउस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। आयनिक मोबिलिटी के लिए भी करते हैं और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए भी करते हैं। तो इन सब के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। तो देखो यही बात यहाँ पर भी लिख रहा है कि कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन माइग्रेशन हेल्प्स टू कैलकुलेट, क्या कहते हैं यहाँ पर जो है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आयनिक मोबिलिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये तीनों चीजें ही कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं कोलराउस लॉ से। तो ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। इसमें से कौन है जो सेकेंडरी सेल है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी, लीड स्टोरेज बैटरी जो है ये एक सेकेंडरी सेल का टाइप का जो है कि क्या है, जो है कि सेकेंडरी सेल टाइप का जो है कि ये बैटरी है। अब देखो सेकेंडरी सेल होते क्या है, तो सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल, रिवर्सिबल। जो सेकेंडरी सेल होते हैं रिचार्जेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि लीड एसिड बैटरी इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूज्ड इन व्हीकल्स। तो ये लीड एसिड की जो बैटरी होती है इसका जो है कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है, तो सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। रिएक्शन रिवर्स ऑन चार्जिंग, इसका देखो इसका जो रिएक्शन होता है ना, वो चार्जिंग जैसे जैसे आप चार्ज करोगे वो रिवर्स होता जाएगा। अब ये इसके बाद वाले क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन है। चलो फिर देखते हैं आगे, वो क्वेश्चन जरूर आएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कह रहा है कि द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट। अब ये आप इसको ऐसे भी वन लाइनर के तौर पे याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं कि कौन सा ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट। यहाँ से इस चीज को आप और समझो कि जो ड्राई सेल होता है वो क्या, इसको एक और नाम से जानते हैं लेक्लांसे सेल। ड्राई सेल में जो जिंक होता है वो एनोड की तरफ होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो कैथोड का काम करता है, राइट। देखो याद रखना है आपको ये सारी बातें, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं कि ड्राई सेल को और किस नाम से जानते हैं, तो लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल में एनोड पर कौन होता है, तो जिंक, मतलब एनोड का काम कौन करता है, तो जिंक करता है, और कैथोड का काम कौन करता है, तो ग्रेफाइट करता है। नाउ इलेक्ट्रोलाइट मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4 से, और क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, तो मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl और ZnCl2 विद MnO2 का डीपोलराइजर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ड्राई सेल जो होता है उसको लेक्लांसे सेल, और ये सारी बातें। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 की ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ लीड एसिड बैटरी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स। जब लीड एसिड बैटरी डिस्चार्ज होती है उस टाइम पे क्या हो रहा होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ो और खुद से आंसर मार्क करो।
देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि Pb एंड PbO2 बोथ कन्वर्ट इनटू PbSO4। समझ में आ रही है बात? जब डिस्चार्ज हो जाती है लीड एसिड बैटरी तो उस टाइम पे जो आपका Pb होता है, लेड होता है, वो Pb ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड में, और ये कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और ये दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? PbSO4 में। इसको जरा डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज बोथ इलेक्ट्रोड्स, जब डिस्चार्ज होता है ना लीड एसिड बैटरी, तो वो दोनों इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज हो जाते हैं, जैसे कि Pb और PbO2, राइट। और ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? तो PbSO4 में। अब इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर हम लोग डाले हैं, जैसे कि लीड एसिड की बैटरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एसिड पड़ा होगा, तो उसमें कौन सा एसिड पड़ा होता है? H2SO4। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 क्या करता है? गेट्स डाइल्यूटेड एज H2O फॉर्म्स। अब ये जो H2SO4 है ये भी डाइल्यूट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें H2O बन जाता है। जब Pb PbO2 या PbSO4 में कन्वर्ट होते हैं उस टाइम पे वहां पे वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। अब वो वाटर कहाँ है? तो वो इलेक्ट्रोलाइट में ही जाके गिर रहा होगा, और उस इलेक्ट्रोलाइट में कौन है? H2SO4। तो H2SO4 जो है कि H2O की वजह से क्या हो रहा है सर? डाइल्यूट हो रहा है, और इस तरीके से जो है कि हमारी बैटरी जो है कि क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर रिचार्ज रिवर्स दिस प्रोसेस, लेकिन जैसे ही हम उसको रिचार्ज करते हैं ये प्रोसेस क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। पहले H2SO4 कंसंट्रेटेड होता है और फिर PbSO4 Pb और PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, मर्करी सेल एडवांटेज है। मर्करी सेल गिव्स कांस्टेंट पोटेंशियल बिकॉज, जो मर्करी सेल होता है वो हमको कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। ऐसा क्यों करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप करेक्ट आंसर पहले मार्क करो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रिमेंस कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मर्करी सेल में जो मर्करी का कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है? पूरे आयन में कांस्टेंट होता है, राइट। और देखो जब कभी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रहा तो उस कंडीशन पे हमको मिलने वाला जो पोटेंशियल भी होगा वो भी बिल्कुल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसको डिटेल में जरा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिख रहा है कि इन मर्करी सेल बोथ एनोड एंड कैथोड इन्वॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सो नो चेंज इन कंसंट्रेशन। जैसे क्या होता है मर्करी सेल में दोनों एनोड और कैथोड जो होते हैं वो दोनों सॉलिड और लिक्विड फेज में जो है कि कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड करते हैं, राइट। मतलब उनका जो कंपोजिशन है वो क्या कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में कोई भी चेंज ही नहीं होता कंसंट्रेशन में, और कंसंट्रेशन में अगर चेंज नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि कांस्टेंट ईएमएफ मिलेगा थ्रू आउट डिस्चार्ज। तो अगर कांस्टेंट ईएमएफ मिल रहा है तो उस कंडीशन में हमको जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होगा या फिर हमको जो पावर भी होगा मिलेगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 48 कोरोजन से है। कोरोजन ऑफ आयरन इज फास्टर इन, कह रहा है कि आयरन का जो कोरोजन होता है वो किस में सबसे तेज होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देखो ड्राई एयर में तो कोरोजन होगा ही नहीं, मतलब होगा बट बहुत कम होगा। प्योर वाटर में भी कोरोजन नहीं होगा। वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, एयर ही नहीं है, तो कोरोजन कैसा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉइस्ट एयर। देखो मॉइस्ट एयर में कोरोजन इसका फास्ट क्यों होगा? क्योंकि देखो कोरोजन के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, एक तो चाहिए एयर और दूसरा चाहिए उसको क्या? वाटर। अब मॉइस्ट एयर में दोनों ही चीजें हैं। मॉइस्ट है का मतलब क्या? वो आर्द्र है, मतलब हिंदी में कहेंगे तो आर्द्रता है वहां पर, और आर्द्रता जहां होती है वहां पर क्या मतलब जैसे ठंडा हवा, समझ रहे हो? ठंडा हवा ठंडी कब होती है? जब उसके पास थोड़ा उस हवा में H2O की मात्रा हो, राइट, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, वाटर के ड्रॉपलेट्स हो। तो मॉइस्ट एयर जब होता है तो उस कंडीशन में वो जल्दी जो है कि क्या करता है? बहुत जल्दी कोरोजन वहां पर होता है। ओके, सो सेम चीज यहां पर भी लिख रहा है कि कोरोजन रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड H2O। मॉइस्ट एयर एक्सेलरेट्स ऑक्सीडेशन एट एनोडिक साइड्स एंड रिडक्शन एट कैथोडिक साइड। नाउ साल्ट एंड एसिड फर्दर इंक्रीज रेट बाय इंप्रूविंग कंडक्टिविटी। अब ये चीज आपको जो है कि एक बार पढ़ो, खुद से भी समझ में आ जाएगा, सेम बातें लिखी हुई हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। अब ये जो थोड़ा बारीक क्वेश्चन हो गया है तो इजी, बट थोड़ा क्वेश्चन जो ऑप्शन में यहाँ पर ट्रिकी है। जरा आप 4 ऑप्शन खुद से पढ़ो और आंसर खुद से मार्क करने की कोशिश करो पहले। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, राइट। देखो ये चीज आपको पता होगा कि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगर ये बात आपको पता होगा तो आप ऑप्शन नंबर ए गलत कर दोगे, और ऑप्शन नंबर बी भी गलत करोगे, ऑप्शन नंबर डी भी गलत करोगे, और करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन में समझ। देखो यहाँ पर लिख रहा है कि गैल्वेनिक सेल जो होता है, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस पहले तो होता है, इसका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहीं जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, राइट, कन्वर्ट करता है। तो वही चीज वहां पर ऑप्शन में लिखा था, थोड़ा ट्रिकी था ऑप्शन, बस और कुछ नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी से। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि फॉर अ सेल इफ E0 इज इक्वल टू 0 देन G0 विल बी। अगर E0 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, तो G0 क्या होगा? हमारा डेल्टा G0। यहाँ से 4 ऑप्शन आंसर मार्क करो।
देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, जीरो। ये इसका भी आंसर जो हो जाएगा, मतलब ई नॉट अगर जीरो है तो जी नॉट भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो ही होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, जाओ जरा इस चीज को एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। देखो फ्रॉम रिलेशन, ये वाला रिलेशन तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगर ई नॉट की वैल्यू हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जी नॉट भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि ई नॉट की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो यहाँ पर भी कुछ भी हो, तो किसी भी चीज में जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो वो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि अल्टीमेटली जी नॉट की भी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और जी नॉट की वैल्यू जीरो, यही तो हमसे पूछ रहा था। बट अगर जी नॉट की वैल्यू जीरो है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब कि वहां पर कोई भी अब केमिकल चेंज नहीं होगा, वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर चुका है। राइट, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर जो है कि पार्ट सेकंड खत्म होता है, और अभी तक हम लोगों ने इसके 50 क्वेश्चन दो पार्ट में मिला करके कंप्लीट कर लिए हैं। राइट, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर हम लोगों ने जितना इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके देखा है उससे हम लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए हैं। आगे के चैप्टर्स भी ऐसे ही होने वाले हैं, तो आप जो है कि इस सीरीज से बने रहिए। क्या फीडबैक आपका है, क्या मुझे और चेंजेस करने चाहिए, अगर आप जो है कि आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू।